हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम बाइट। एग्ज़ाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पढ़ाई होगी वो भी बिल्कुल ही नए अंदाज में। आज हम जर्नल स्टडीज़ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन पे डिस्कस हम करेंगे सर। सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, इन सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को लेकर के अपने टॉपिक को हम तैयार भी करेंगे सर। ये जो जनरल स्टडीज़ का टॉपिक है हमारा, जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें बायोलॉजी पे आज डिस्कस करने वाले, हम लोग साइंस पे डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम, जैसे कि आपके एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, यूपीएससी और स्टेट लेवल एग्जाम के लिए सर। खासतौर पे एसएससी रेलवे वाले जो बच्चे हैं, एसएससी वाले, वो बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में लिए गए हैं वो एसएससी के भी हैं, रेलवे के भी हैं और यूपीएससी के भी पॉइंट यहाँ पर लिए गए हैं। अब हम अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। बेल आइकन बिल्कुल दबाइएगा ताकि जितनी भी नई वीडियो मैं डालूंगा उनके सबके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है ह्यूमन हार्ट्स। ह्यूमन हार्ट क्या है? तो हार्ट एक पंपिंग डिवाइस है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। हार्ट क्या है? देखिए, ये जो आर्टरीज है, ये जो वेन्स हैं, ये जो कैपिलरीज हैं, इनके माध्यम से हार्ट हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है, एक पंप करता है, एक प्रेशर देता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है शरीर के प्रत्येक सेल टिश्यू तक पहुंचता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये आपके दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, जिस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस बेसिक समझ लीजिए, ओपन का मतलब क्या होता है और खुले का मतलब, बंद का मतलब क्या होता है। देखिए, ओपन यानी खुले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, यानी परिसंचरण तक की बात की जाए, तो ओपन के अंदर जो आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर के आर्टरीज भी दिखाई दे रही हैं आपको, ये आर्टरीज हैंगे यहाँ पर, ये वेन्स वगैरह हैंगे यहाँ पर सर, ये कैपिलरीज वगैरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये चीज़ें नहीं होती ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये चीज़ें नहीं होती हैं। यानी कि ब्लड जो होता है रक्त नलिकाओं में नहीं बहता, बाहर बहता है सर। यानी जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो डायरेक्टली बात करते हैं किसके अंदर सर? आपके ब्लड के अंदर सर। जबकि क्लोज के अंदर क्या होता है कि ब्लड आपकी इन आर्टरीज के अंदर सर्कुलेट करता है। थोड़ा बेसिक आपको बता दिया, आगे डिस्कस हम लोग इसके अंदर करेंगे सर। तो जो हमारा टॉपिक आज का लेक्चर नंबर 1 बायोलॉजी पर, यानी कि आपका हार्ट, और हार्ट के साथ हम लोग जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं उसको लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा सर। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने बात की है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। देखिए, हम लोग मल्टी सेलुलर जीव हैं, हम बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं सर, और जो सेल्स होते हैं उनको भी अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, CO2 को उनको बाहर निकालना होता है सर, उनको भी पोषण चाहिए होता है सर। ठीक है, तो ब्लड के माध्यम से हमारे जो सेल्स हैं वो पोषित होते हैं सर, और उनके अंदर जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो उनको बाहर निकाला जाता है। तो ब्लड को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो पंप का काम करता है वो कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। तो हार्ट इज़ अ पंपिंग डिवाइस। अब देखिए, जैसे मैंने बात की थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं सर। उससे पहले बात कर लीजिए, में आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति यानी सप्लाई करने के लिए एवं अनावश्यक पदार्थों का बहिष्करण सीधे कोशिका द्वारा नहीं होता, इसलिए इन्हें एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मेरी क्लास होने जा रही है ये सब बाइलिंगुअल होंगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिखा है सर। ठीक है, अब देखिए, दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है क्लोज्ड। तो पहले हम खुले की बात कर लेते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिलेगा, जैसे मैंने बताया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको ब्लड वेसल्स जो होती हैं, या फिर जो आपकी आर्टरीज होती है, या आपकी जो कैपिलरीज होती है, ये वेन्स वगैरह नहीं पाई जाती। यानी ब्लड जो होता है रक्त नलिकाओं के अंदर नहीं बहता बल्कि बाहर बहता है सर। जैसे कि एनिलिडा, सन के जंतु, तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो एक नंबर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बन जाता है कि भाई कौन से जीव हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, जैसे तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ब्लड में टिश्यू और सेल जो होते हैं आपके डायरेक्टली बात करते हैं, यानी उसके अंदर भीगते हैं सर आराम से। ठीक है, यानी अंदर सर्कुलेट नहीं होता ब्लड, वो सीधा इसमें भीगते हुए चलते हैं सर। आगे बात करते हैं, ब्लड हमेशा कम वेग और दाब से बहता है, और तिलचट्टे में रक्त परिसंचरण चक्र जो होता है 5 से 6 मिनट में पूरा होता है सर। यानी तिलचट्टे में अगर ब्लड को सर्कुलेट किया जा रहा है तो जो एक चक्कर लगा रहा है वो कितने में हो रहा है सर? 5 से 6 मिनट पूर्ण होता है। जबकि मनुष्य में अगर मनुष्य रेस्ट करता है तो रेस्टिंग टाइम पर
1 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है, जबकि तिलचट्टे में 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। ये एसएससी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है सर, इसको ध्यान कीजिए। कहते हैं आगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जैसे मैंने बताया, यानी जहाँ पे ब्लड जो होता है रक्त नलिकाओं के अंदर बहता है और वहीं से सेल टिश्यू तक पहुँचता है सर। रक्त के माध्यम से जो भी पोषक पदार्थ हैं वो आपके सेल टिश्यू तक पहुँचते हैं सर, ठीक है, और वहाँ से अनावश्यक पदार्थों को ही बाहर निकालते हैं। देखिए, ये केचुए मिलता है, नेरिस में, मोलास और सभी कैशिगरों में पाया जाता है। इसमें ब्लड बंद नलिकाओं में अधिक दाब और वेग से बहता है और पदार्थों का आदान प्रदान टिश्यूज द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, टिश्यू द्वारा किया जाता है। इन दिस द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस थ्रू द टिश्यूज। अब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर 4 भाग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक आपका हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड प्रेशर। तो अब हम एक एक करके इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज हार्ट के ऊपर। तो हार्ट, आपके सामने ये हार्ट आ चुका है। अगर आप हार्ट को ध्यान देखें और हार्ट को बीच में से काट दें तो आप देखेंगे ये अंदर से खोखला होता है। इसमें 4 चेंबर्स बने हुए, देखो 1, 2, 3 और 4, ये 4 चेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो हार्ट के अंदर होते हैं। हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं और अंदर से खोखला होता है, यानी एक होलो ऑर्गन है सर ये। और ये जो बना है किससे बना है? कार्डिक मसल से बना है सर, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं पहले। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है ताकि प्रत्येक सेल टिश्यू तक आपका हार्ट पहुंच सके। और इस सिस्टम की यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, विलियम हार्वी। ये क्वेश्चन के भी एग्जाम पूछा गया है, इसको याद रखेंगे कि जो परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वी ने की थी। आगे बात करते हैं। देखिए, हार्ट कार्डिक मसल से बना एक होलो ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र में मेन रोल निभाता है। इसे ध्यान रखेंगे। स्टडी ऑफ हार्ट कहलाता है कार्डियोलॉजी, यानी विज्ञान की शाखा में हम हृदय का अध्ययन करते हैं तो कार्डिक मसल से बनता है कार्डियोलॉजी, और कार्डियोलॉजी से बनता है कार्डियोलॉजिस्ट, यानी जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। इससे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो हमने 3 बात जान ली। क्या जान लिया? कि जो हार्ट होता है वो कार्डिक मसल से बना होता है और ये अंदर से खोखला होता है। मेन रोल होता है ब्लड को सर्कुलेट करना, ठीक है सर। कार्डियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ हार्ट को, और कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं इसके हार्ट के डॉक्टर को। आगे हम बात करते हैं। अब हार्ट की पोजीशन बात करें। देखिए, पोजीशन ऑफ द हार्ट की बात की जाए तो पोजीशन हार्ट की क्या होती है? ये होती है आपकी थोराइसिस कैविटी में। देखिए, जो थोराइसिस कैविटी यानी इसको हिंदी में कहते हैं वैचिक छिद्र, ये क्या होता है? देखिए, आपके सामने एक बंदा खड़ा है, ये एक पर्सन यहाँ सामने आपके खड़ा है, तो उसके सीने में बिल्कुल बीचों बीच थोड़ा सा लेफ्ट साइड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा गड्ढा बना होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पर एक गड्ढा सा बना होता है, उस गड्ढे को बोलते हैं थोराइसिस कैविटी। और इसी थोराइसिस कैविटी के अंदर आपका हार्ट क्या होता है? सेफ होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप पूछें कि हार्ट आपके शरीर में कहाँ होता है तो वो होता है थोराइसिस कैविटी में होता है सर, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जो थोराइसिस कैविटी में हार्ट है, अगर आप हार्ट को देखें तो हार्ट के चारों तरफ एक आवरण चढ़ता है, एक लेयर चढ़ी होती है, ठीक है। एक ये जो थैली सी आप देख रहे हैं इसके अंदर, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम जो है, पेरिकार्डियम की अंदर लेयर के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। देखिए यहाँ पे फ्लूइड देखना आप, ये भरा हुआ था इसके अंदर। इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है कि हार्ट जिसके चारों ओर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। देखिए इसका आगे, हार्ट एक सैक यानी थैली में इनक्लोज होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम पूछा था। हार्ट का मेन रोल क्या होता है? पंप टू द ब्लड, ठीक है। हार्ट मेन वर्क आर टू पंप द ब्लड, यानी शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लड को पंप करना इसका मेन काम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आप देखते हैं कि हार्ट वर्क करता है तो हार्ट को कार्य करने के लिए करंट कहाँ से मिलता है? अब आप देखिए, हार्ट को करंट देने का काम करता है पेस मेकर। तो अब हम पेस मेकर की बात करते हैं। अब यहाँ पर हार्ट के स्ट्रक्चर को देखिए, ऊपर हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 चेंबर दिख रहे होंगे, और यहाँ पर जो आप ये पोर्शन दिख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप दिख रहे हैं, ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये पोर्शन ये है आपका पेस मेकर। हमारे हार्ट के अंदर होता है पेस मेकर। अब पेस मेकर के 2 नोड होते हैं, पहला होता है SA नोड और दूसरा होता है AV नोड। ध्यान रखिएगा, ऐसे नोड जो होता है ये प्राइमरी यानी प्राइमरी पेस मेकर कहलाता है। याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है कि हार्ट के अंदर प्राइमरी पेस मेकर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे नोड को कहते हैं प्राइमरी पेस मेकर। इस बात को ध्यान रखिएगा।
प्राइमरी पेसमेकर ऐसे नोड को कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमारे हृदय को करंट देता है। कौन सा करंट देता है, ध्यान रखिएगा, एसी करंट। पेसमेकर हमारे हार्ट को चलने के लिए करंट देता है सर, और करंट कौन सा होता है, एसी करंट होता है, ठीक है, इसको भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। हार्ट में पेसमेकर लगा होता है जिससे हार्ट को पंप करने के लिए करंट मिलता है। करंट कौन सा मिलता है, एसी करंट मिलता है। अब देखिए जो हार्ट है ये आपके पेसमेकर से करंट प्राप्त कर रहा है, लेकिन कभी कभार जैसे अगर ये पेसमेकर खराब हो जाए तो हमें बाहर से आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना होता है। देखिए सर यहाँ पेसमेकर देख रहे हैं, बाहर से लगा दिया जाता है, ये बाहर से पेसमेकर लगाया जाता है सर, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं अगर हार्ट का पेसमेकर खराब हो जाए। देखिए यदि पेसमेकर खराब हो जाए तो हार्ट में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, और हाँ, इस पेस में जो बैटरी लगती है कौन सी है, लिथियम आयन की। इस पेसमेकर के अंदर जो बैटरी लगाई जाती है वो होती है लिथियम आयन की। इसको बाहर से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और बाहर से फिर नया लगा सकते हैं सर, ठीक है। तो लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात समझ जान ली सर, आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए ध्यान से, पेसमेकर ये आपके सामने सर, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट की। हार्ट ट्रांसप्लांट या कार्डिक ट्रांसप्लांट एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें जब मेडिकल ट्रीटमेंट सारे फेल हो जाते हैं और हार्ट के लिए मतलब कोई चांस नहीं बचता बंदे के लिए, तब हमें हार्ट ट्रांसप्लांट या कार्डिक ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। देखिए हार्ट ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल ट्रांसप्लांट प्रक्रिया है जो एंड स्टेज हार्ट फेलियर और सीरियस कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले मरीजों पर की जाती है जब अन्य मेडिकल या सर्जिकल उपचार विफल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका हार्ट ट्रांसप्लांट है, इससे क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है हमारे लिए कि भारत के अंदर पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। तो अगर आपसे इस बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा 3 अगस्त 1994 को 59 मिनट की प्रक्रिया में डॉक्टर वेणुगोपाल, ध्यान रखिएगा वेणुगोपाल, ये अंडरलाइन किया हुआ है, डेट को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगर फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन की बात की जाए तो वो थे वेणुगोपाल जी। तो वेणुगोपाल के नेतृत्व में 20 सर्जनों की एक टीम ने सफल हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी की थी। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए सर, 3 अगस्त को पहली बार भारत में 1994 में वेणुगोपाल जी ने हार्ट ट्रांसफर किया था। इसीलिए भारत में 3 अगस्त को हम मनाते हैं एक डे जिसका नाम है हार्ट ट्रांसप्लांट डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा सर, अभी हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया गया है सर, ठीक है। तो 3 अगस्त को मनाया जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट डे इन इंडिया, इसलिए इन इंडिया लिख दिया मैंने, वर्ड में नहीं करें सर, इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा सर। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो उन सब को और आपको लगातार मिलती रहेंगी सर। मैं आपके लिए लगातार बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊंगा, लगातार आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं उन सब की रिसर्च के आधार पर आपको डेटा मैं प्रोवाइड लगातार करता रहूँगा सर, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन एक बार पढ़ लेने के बाद इससे बाहर डेटा जाने की संभावना नहीं रहेगी सर, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए इसके लिए जरूरत होती है एक डोनर की, जो व्यक्ति अपना हार्ट दान करता है। तो उसके जो आर्टरीज होती है जैसे सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा है या वेन्स वगैरह, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह, एरोटा वगैरह, वहाँ से कट करके हार्ट को निकाला जाता है और जिस व्यक्ति को चाहिए वहाँ पर हार्ट को प्लेस कर जाता है, यानी एक तरह से बिल्कुल कनेक्शन की तरह से, ठीक है। जैसे ये आपके कनेक्शन डिस्टेंस करते हैं, यहाँ से कनेक्शन को हमें इससे कनेक्ट करना है। देखिए कनेक्शन कनेक्ट करने की बात कर रहा है तो यहाँ से डॉक्टर इसको कनेक्ट कर देते हैं, काम करते हैं। अब एक बात, जब हार्ट निकाला जाता है और हार्ट दूसरी जगह लगाया जाता है तो उस पीरियड में हार्ट की गतिविधि तो खत्म हो चुकी सर, तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा, तो उस टाइम के लिए एक आर्टिफिशियल हार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जाकिएगा एक आर्टिफिशियल हार्ट जिसका नाम है जार्विक 7 एक आर्टिफिशियल हार्ट है, वो हार्ट ट्रांसप्लांट के समय यूज़ किया जाता है। और याद रखिएगा कि जो आर्टिफिशियल हार्ट का पहली बार इस्तेमाल किया था वो किया था माइकल दी वेकी ने। माइकल दी वेकी वो साइंटिस्ट है, वो डॉक्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पर इस आर्टिफिशियल हार्ट का इस्तेमाल किया था सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले हार्ट ट्रांसफर किसने किया था, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। तो देखिए दिसंबर 3, 1967 बाई सर्जन थे क्रिस्टियन बर्नार्ड इन केप टाउन, साउथ अफ्रीका। तो देखिए द फर्स्ट हार्ट ट्रांसफर इन द वर्ल्ड हैड टेकन प्लेस बैक ऑन दिसंबर 3, 1967 बाई सर्जन क्रिस्टियन बर्नार्ड इन केप टाउन, साउथ अफ्रीका। तो क्रिस्टियन बर्नार्ड जी की इनकी फोटो रही यहाँ पर, क्रिस्टियन बर्नार्ड जो थे ये पहले व्यक्ति, देखिए आप फोटो देख सकते हैं इनकी, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में हार्ट ट्रांसप्लांट करके दिखाया था 1967 में, ठीक है, आपके लिए फोटो देखा। और ये भी याद रखिएगा कि जो आर्टिफिशियल हार्ट है उसका नाम क्या है, वह है जार्विक 7। जार्विक 7 इज एन आर्टिफिशियल हार्ट, इसे भी आप ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये हार्ट है और हार्ट में अब आप देखते हैं कि 4 चेंबर्स होते हैं सर। देखिए आपका जो हार्ट होता है उस हार्ट के अंदर होते हैं राइट आर्टियम और आपका लेफ्ट आर्टियम, ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब साफ है, लेफ्ट राइट 2 आर्टियम्स होते हैं, 2 आर्टियम्स जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अलिंद। देखिए हिंदी में लिखी है अलिंद, अट्रियम, ठीक है। और 2 होते हैं इनके अंदर वेंट्रिकल्स, ठीक है, 2 वेंट्रिकल्स। ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, ये मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि किस प्रकार से आपका हार्ट वर्क करता है। यहाँ पर सबसे पहले हम राइट आर्टियम की बात करते हैं। राइट आर्टियम से जुड़ी हैं 2 बड़ी आर्टरी जिनके नाम है इंफीरियर वेना कावा और ये है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा शरीर के ऊपरी हिस्से से और इंफीरियर वेना कावा शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध खून लाती है। अशुद्ध मैं लिख देता हूँ, अशुद्ध खून। अशुद्ध मतलब होता है इंग्लिश में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अशुद्ध खून जो है आपका आता है और आकर के राइट आर्टियम में स्टोर हो जाता है। जब राइट आर्टियम में पूरा अशुद्ध खून आके स्टोर होता है तो उसके बाद ये जो आपके इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के जो छिद्र होते हैं जहाँ से ब्लड आया था ये हो जाते हैं बंद। ये बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस बैक ना जाए। अब जब ये बंद हो गए तो ब्लड इसमें कैद हो चुका है और ये हिस्सा हमारा आपको फूला हुआ दिखाई देगा, फैला हुआ से दिखाई देगा सर। तो जब ये हार्ट का हिस्सा फूलता है तो इसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रोसेस, यानी हार्ट का फैलना डायस्टोलिक प्रोसेस कहलाता है। अब इस हार्ट पे जो ब्लड है उस ब्लड का प्रेशर पड़ता है इस ट्राइस्टेड वॉल्व के ऊपर। ट्राइस्टेड वॉल्व जो है एक झटके में लब की साउंड, कौन साउंड करेगा, लब, लब की साउंड करके अशुद्ध ब्लड को निकाल देता है, खुल जाता है ये, और उसके बाद सारा अशुद्ध ब्लड पहुंच जाता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में, यानी कि राइट आर्ट्रियम से निकल के पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल्स में। और जैसी ब्लड इसमें पूरा भर जाता है तो ये आर्टियम वाला राइट आर्टियम जो हमारी सिकुड़ जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रोसेस। देखिए हार्ट जब फैलता है, हार्ट का फैलना डायस्टोलिक प्रोसेस, सिकुड़ना सिस्टोलिक प्रोसेस होता है सर, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आ चुका है राइट वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड वापस बैक ना जाए, इसलिए तुरंत ट्राइस्टेड वॉल्व क्या होते हैं आपके क्लोज हो जाते हैं। अब इस ब्लड का जो प्रेशर है वो पड़ता है पल्मोनरी वॉल्व्स के ऊपर, और पल्मोनरी वॉल्व जो है एक झटके में डब की साउंड होती है। कौन सा होती है, डब। ये लब करती है और ये डब करती है, और डब की साउंड से अशुद्ध ब्लड, ठीक है मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ब्लड जा कहाँ रहा है। पल्मोनरी वेन, देखिए पल्मोनरी आर्टरीज है सर, पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से ये अशुद्ध ब्लड, देखिए यहाँ भी ये रहा अशुद्ध ब्लड, ये जो ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं ना, ये सब इसमें ब्लड जो जा रहा है अशुद्ध ब्लड है, जितना भी ब्लू पार्ट देख रहे हैं आप सर। और ये अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ सीधा पहुंचता है फेफड़ों में। देखिए ये हमारे फेफड़े, ये हमारे यहाँ पर मान लीजिए लंग्स है सर, ठीक है, लंग्स में पहुंचता है सर। तो पहले एक पार्ट हमने जान लिया कि इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा से अशुद्ध ब्लड आता है राइट आर्टियम में, और वहाँ से ये पहुंचता है ट्राइस्टेड वॉल्व होते हुए राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व्स में होते हुए सीधा पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से सीधा हमारे फेफड़े पहुंचता है। अब फेफड़ों में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन में ये ब्लड जो होता है घुल जाता है, और इसकी जो अशुद्धियाँ हैं, जो CO2 है वो हम बाहर फेंक देते हैं सांसों द्वारा। अब वो ब्लड शुद्ध होने के बाद, यानी शुद्ध ब्लड पल्मोनरी वेंस के माध्यम से, यहाँ भी लिखता हूँ मैं, शुद्ध ब्लड यानी प्योर ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा, वो प्योर ब्लड आपके पल्मोनरी वेंस के माध्यम से होता हुआ सीधा कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में सर, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध ब्लड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शुद्ध ब्लड। तो ये जो छिद्र आप देख रहे हैं ये चारों पल्मोनरी वेंस के, याद की कोशिश हम आता है, पल्मोनरी वेंस में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज में अशुद्ध ब्लड बहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पल्मोनरी आर्टरियम में जैसी आपका शुद्ध ब्लड आता है तो ये छिद्र अपने आप बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस बैक ना जाए, यानी हार्ट का ये हिस्सा आ गया डायस्टोलिक प्रोसेस में। अब एक झटके में बायस्क्रिट वाल्व जो है खुलता है और सारा शुद्ध ब्लड निकलता है। बायस्क्रिट वाल्व जो खुलता है तो साउंड करता है लब की साउंड, ध्यान रखना सर, लब की साउंड करता है और सारा शुद्ध ब्लड निकल करके पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर सर, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद ये वाल्व बंद हो जाता है, यानी बायस्क्रिट वाल्व बंद हो जाता है ताकि ब्लड वापस बैक ना जाए। अब जब ब्लड इसके अंदर भर चुका है तो अब ये शुद्ध ब्लड का प्रेशर जो है एरोटा वाल्व पड़ता है, एरोटा वाल्व डब की साउंड से है और सारा शुद्ध ब्लड आपका होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, यानी कि एरोटा के माध्यम से, ऑर्टा के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से शुद्ध ब्लड शरीर के अलग अलग हिस्सों में सर्कुलेट हो जाता है। ये शुद्ध ब्लड इसका अंदर गया,
ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा इसके अंदर। बिल्कुल ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें सब के अंदर आपका बह रहा है कौन सा ब्लड, अशुद्ध ब्लड बह रहा है, डीऑक्सीजन ब्लड बह रहा है। और जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, समझने में आसान रहेगी आपके लिए, इसमें सब शुद्ध ब्लड बह रहा है आपका सब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि रिदम से क्या होता है, एक ही टाइम पर यहाँ शुद्ध ब्लड आता है, यहाँ पे अशुद्ध ब्लड आता है, और दोनों इससे डायस्टोलिक प्रोसेस में होते हैं। और एक झटके में जब दोनों वाल्व खुलते हैं तो क्या की आवाज आती है, लब की साउंड, दोनों वाल्व खुलते हैं और पूरा ब्लड यहाँ पे शुद्ध और यहाँ पे अशुद्ध ब्लड आकर के वेंट्रिकल में स्टोर हो जाता है सब, और वेंट्रिकल से निकलता है एक झटके में, ये वाल्व्स खुलते हैं और दोनों वाल्व से आवाज आती है डब डब की साउंड से। अशुद्ध ब्लड फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए, और शुद्ध ब्लड जाता है एरोटा के माध्यम से शरीर में सर्कुलेट के लिए। तो इसी लब डब साउंड के साथ में आपका हार्ट वर्क करता है और लगातार आपका जो है कंटिन्यू ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब एक लब और एक डब के बीच में जो थोड़ा सा समय मिलता है, यानी एक बार हार्ट के फैलना और एक बार सिकुड़ना, इसी को तो हम हार्ट बीट कहते हैं। और हमारा जो हार्ट है वो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वर्क करता है, यानी आराम ही नहीं करता। शरीर का ये एकमात्र हिस्सा है जो आराम नहीं करता। लेकिन अगर इसका टाइम पूछा जाता है कि आराम कितना करता है, तो याद रखिएगा, जब एक बार डायस्टोलिक होता है और एक बार सिस्टोलिक होता है, यानी डायस्टोल होने में और सिस्टोल होने में, डायस्टोल से सिस्टोल पहुंचने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, और यही इसका रेस्टिंग टाइम होता है। ध्यान रखिएगा, हार्ट का जो रेस्टिंग टाइम होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। इस पर भी लोग आगे बात करेंगे सर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले देखिए आरटीएम जो है, आरटीएम में ब्लड क्या है सर, हमेशा ब्लड आता है, कभी जाता नहीं है, ब्लड इसमें आता है, ब्लड जो होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड इसमें आता है। जबकि वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल से ब्लड हमेशा जाता है ब्लड सब जाना। वेंट्रिकल में देखिए, दोनों वेंट्रिकल आप देख रहे हैं, ब्लड हमेशा निकल रहा है, आ नहीं रहा। देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, ब्लड आ रहा है, निकल रहा है, जबकि इसमें सिर्फ आता है ब्लड, जाता कहीं नहीं, लेकिन यहाँ ब्लड आने का यहाँ से निकलता है सर, यानी वेंट्रिकल जाता है। इसका मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट कौन डालते हैं, हमारी ये वेंट्रिकल डालते हैं। यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो ब्लड प्रेशर इसी के माध्यम से मैनेज किया जाता है, यानी इसकी वैल्यू को देखा जाता है। जब भी हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर के लिए देखा जाता है कि वेंट्रिकल सही प्रकार से ब्लड को पंप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स हैं, ध्यान रखना कितने चेंबर्स हैं, टोटल चेंबर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर 4 है। और वाल्व कितने हैं हमारे पास, वाल्व भी 4 होते हैं सर। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक बार कभी अगर आपका हार्ट के वाल्व काम ना करें, तो वाल्व अगर सही से काम नहीं करते हैं तो वाल्व के खराब होने पर या हार्ट में छेद होने पर मर की साउंड होती है, जिसे बोलते हैं फुसफुसाहट। फुसफुसाहट कहते हैं, हार्ट की फुसफुसाहट या मर की साउंड आती है, जिसे हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, जिसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे भी। पहले मैं आपको यहाँ के कुछ इंपोर्टेंट बताता हूँ सर। देखिए, अगर आपसे पूछे हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड ले जाने वाली सबसे बड़ी आर्टरीज का नाम क्या है, या बॉडी से हार्ट की ओर लाने वाली सबसे बड़ी आर्टरीज का नाम क्या है, तो भाई हार्ट से बॉडी की बात करें तो हार्ट से बॉडी की ओर कौन लेके जा रहा है, वो तो लेके जा रहा है ऑर्टा। तो जाना हार्ट से बॉडी की ओर लेके जाता है ऑर्टा यानी महाशिरा, ये रहा शिरा महाशिरा। तो हार्ट से और तो कोई है नहीं इसके अलावा, ऑर्टा सबसे बड़ी महाशिरा है, ध्यान रखना सर। या इसे महाशिरा ने कह करके आप इसे बोल सकते हैं आर्टरी। ठीक है सर, ऑर्टा आर्टरी जो होती है ये सबसे बड़ी आर्टरी है जो कि आपके हार्ट से ब्लड को बॉडी की ओर पंप करती है सर, हार्ट से बॉडी की ओर पंप करती है, और इसमें ब्लड में ऐसा बहता है शुद्ध ब्लड। ये भी याद रखिएगा, शुद्ध ब्लड बहता है सर। अगर बॉडी से हार्ट की ओर बात करें तो बॉडी से हार्ट कौन ला रहा है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा, और तो कोई ला नहीं रहा सर, ये तो लंग्स में से लेके आ रहे हैं सर, है ना। सिर्फ बच्चा कौन, ये सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना का जो है ये लाते हैं आपके शरीर के ऊपरी हिस्से से और निचले हिस्से से अशुद्ध खून। कौन सा खून, अशुद्ध खून। ये भी याद रखिएगा, अशुद्ध खून लेकर आते हैं। तो शरीर के क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है कि हार्ट से ब्लड बॉडी की ओर या बॉडी से हार्ट की ओर लाने वाली सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी है। एक और क्वेश्चन बनता है कि हार्ट से लंग्स की ओर, ठीक है, फेफड़ों की ओर, और लंग से हार्ट की ओर ब्लड लाने वाली सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी है। तो देखो भाई, यह पता है, तो हार्ट से लंग की ओर, हार्ट से लंग्स की ओर कौन लेकर जा रही है, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये सबसे बड़ी आर्टरी है जिसमें बहता है अशुद्ध खून। ये भी याद रखिएगा। मैं क्यों लिख रहा हूं ये, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि जब क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। हार्ट से लंग्स की ओर जो लेके जा रही है, कौन लेके जा रही है, देखिए आप देखिए, अशुद्ध खून जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम जा रहा है लंग्स की ओर सर। ठीक है, हार्ट से लंग्स की ओर। अब लंग्स से शुद्ध होकर कहां से आता है, पल्मोनरी वेंस के माध्यम से। तो यहाँ पे सिंपल आंसर है पल्मोनरी वेंस, शॉर्ट में लिखा मैंने पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस में हमेशा शुद्ध खून रहता है। ठीक है सर, याद रखिएगा इस बात के लिए। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट आपको बताएं। अब एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं
कि जो हार्ट आप देख रहे हैं, हार्ट के दोनों पार्ट आपके सामने है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, और आपको देखकर यहाँ पे पता चला होगा कि हार्ट के राइट पार्ट जो होता है इसके अंदर अशुद्ध खून बहता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है सर, जबकि जो लेफ्ट पार्ट होता है उसके अंदर हमेशा शुद्ध खून बहता है। देखिए एक बात समझिएगा, मान लीजिए ये हार्ट है और हार्ट का ये रहा आपका राइट पार्ट, ये रहा लेफ्ट पार्ट, और मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम पूछा गया है कि हार्ट के किस हिस्से में या ब्रेन के हिस्से में कौन सा खून बहता है सर। तो याद रखना ये जो पॉइंट बता रहा हूँ आपके लिए हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो अगर आपसे पूछे हार्ट के या ब्रेन के किस हिस्से में कौन सा बहता है, तो राइट में हमेशा याद रखना ब्रेन हो चाहे हार्ट हो, दोनों में अशुद्ध खून बहता है सर। राइट पार्ट में अशुद्ध खून, जबकि लेफ्ट पार्ट में शुद्ध खून आपका सप्लाई होता है। इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए सर, ठीक है। तो पहली चीज जान ली कि हार्ट एक पंपिंग डिवाइस है जो हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, पंप करने का काम करता है सर। और हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज का नाम क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज, जिस पर हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर हार्ट को देखिए ये किस प्रकार से वर्क आपका कर सकता, ठीक है। इसका जो मेन काम रहता है वो लगातार पंप करना होता है, और जो इसके ऊपर आप ये रेड सा पोर्शन देख पा रहे हैं, जो रेड हिस्से हैं, ये क्या है सर, ये वो हिस्से हैं जो कि ब्लड सप्लाई कर रहे हैं हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज होते हैं। ब्लड सप्लाई करने से ब्लड हो रहा है, लेकिन जब छोटी है तो क्या होता है, ब्लड सप्लाई की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाएगी सर, ठीक है। इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है। फिलहाल आई होप कि आपको इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा सर। अब हम देखते हैं अपने और सेक्शन की ओर। आपके सामने देख रहे हैं स्टेथोस्कोप, ध्यान समझिएगा, टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। हार्ट जब फैलता है तो क्या बोलते हैं उसको, डायस्टोलिक, और डायस्टोलिक होने पर साउंड कौन सी आती है, डब की। सिकुड़ने को सिस्टोलिक कहते हैं, जिससे साउंड आती है लब की, जिससे हम बात कर चुके हैं सर। हार्ट में होल होने या वाल्व लीकेज होने पर साउंड आती है मरमर की, जिसे फुसफुसाहट भी कहा जाता है। यानी हार्ट की फुसफुसाहट सुनने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, या हार्ट में से मरमर की साउंड और इसको सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये रखा है आपका स्टेथोस्कोप, ये आपने डॉक्टर के पास में हमेशा देखा होगा। एक और बात, अगर हार्ट में कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच की जाती है। तो हार्ट की जांच के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं वह है ईसीजी, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए ये रही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन। इस मशीन में जो रीडिंग्स आ रही हैं उन रीडिंग के माध्यम से हम बता देते हैं कि आपकी जो हार्ट की स्थिति है वो कैसी है। देखिए रीडिंग कैसे चलती है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए रीडिंग्स किस प्रकार दिखाई इस बात से और डॉक्टर के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करते हैं। आगे बात करते हैं हार्ट बीट की। अगर बात की जाए तो हार्ट बीट यानी धड़कन की बात की जाए तो एक बार हार्ट का फैलना और एक बार सिकुड़ना कहलाता है आपका एक धड़कन, यानी हार्ट बीट इक्वल टू 1 डायस्टोल प्लस 1 सिस्टोलिक वैल्यू। अब जैसे हार्ट की हमने बात की थी आपके रेस्टिंग टाइम की, तो आपको पता होना चाहिए रेस्टिंग टाइम कितना था 0.8 सेकंड, यानी एक बार डायस्टोल होने के बाद जब सिस्टोलिक पे आता है तो 0.8 सेकंड का समय लेता है जब हार्ट थोड़ा सा रुकता है। ये होता है रेस्टिंग टाइम। तो हार्ट रेस्ट टाइम आपसे पूछा जाए कितने दिन का पॉज लेता है हार्ट, दिया ऐसे पूछ सकता है कि डायस्टोल से सिस्टोल पहुंचने में जो पॉज लेता है हार्ट हमारा कितने सेकंड का होता है, तो 0.8 सेकंड का। ये रेस्ट लेता है 0.8 सेकंड के लिए। ब्लड जो पंप करता है एक हार्ट बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, तो याद रखिएगा 70 से 90 ml। यदि इसी को कैलकुलेट किया जाए तो उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 4 साढ़े 4 से 5 लीटर ब्लड जो है आपका 1 मिनट में सर्कुलेट करता है हार्ट, और एक दिन में लगभग 7600 लीटर ब्लड को पंप करता है। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट वर्क हमारा हार्ट करता है हमारी मशीनरी को चलाए रखने के लिए। सर देखिए ध्यान से, द ब्लड ट्रेवल अराउंड द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट इन अबाउट 1 मिनट इफ द पर्सन इज एट रेस्ट। तो जब आप आराम की मुद्रा में होते हैं तो आपका जो ब्लड होता है, ब्लड से जो ब्लड यानी हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो पूरी बॉडी में घूम करके वापस हार्ट में आ जाता है, और इस प्रक्रिया में समय कितना लगता है 1 मिनट का। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तिल चट्टे में 5 से 6 मिनट लगते हैं, हमारी में 1 मिनट के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। आगे देखिए, द हार्ट बीट 70 टाइम्स अ मिनट विद ईच बीट द हार्ट पंप 70 से 90 ml यानी 2 से 3 ऑन्स ऑफ ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। देखिए सिंपल जो मैं बता चुका इस बारे में कि एक हार्ट बीट में लगभग 70 से 90 ml ब्लड जो है पंप किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग लगभग 5 लीटर 4.5 से 5 लीटर ब्लड जो है 1 मिनट में आपका हार्ट पंप करता है ब्लड को, और एक दिन में लगभग 7600 लीटर यानी 2000 गैलन पर डे। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है सर। आगे डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर हार्ट वेट की, तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है हार्ट का वेट। ह्यूमन हार्ट में बात की जाए तो मेल जो होता है, मेल में 300 ग्राम का हार्ट होता है, फीमेल के अंदर 250 ग्राम का, जबकि जो चाइल्ड होता है बर्थ के समय
उसमें 20 ग्राम का वजन होता है हार्ट का। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, जरूरी एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं है, ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखी गई सर। जैसे मेल में अगर बात किया तो मेल में लगभग जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी इसके अंदर 280 से लेकर के 320 के बीच लगभग हो जाती है, लेकिन यहाँ हम 300 ग्राम लेकर के चलते हैं। ऐसी फीमेल में 230 से लेकर के 280 ग्राम की होती है, लेकिन इसको 250 ग्राम लेकर के चलते हैं। तो 300 ग्राम, 250 ग्राम यानी 20 ग्राम सुखाने की। एक और चीज़, हमारी यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स है कौन से हैं? तो हार्ट बीट कंट्रोलिंग हार्मोन्स जो हैं वो दो हैं आपके, थायरोक्सिन और एड्रेनालिन हार्मोन्स। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि हार्ट बीट कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? तो थायरोक्सिन है और दूसरा है एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, याद रखिएगा सर, ठीक है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उत्तेजित अवस्था में, जैसे दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, बहस करते हैं, सेक्स करने के दौरान, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। याद रखिएगा, एक्साइटिंग स्टेज में जो आपकी हार्ट बीट होती है वो होती है आपकी 170 से 200 बार प्रति मिनट। याद रखिएगा, ये पॉइंट में लिखा नहीं इसके अंदर, यानी कि 170 से 200 बार एक्साइटिंग स्टेज में आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 170 से 200 बार प्रति मिनट आपका हार्ट जो है तेजी से वर्क करता है, ये आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है सर। आगे हम बात करते हैं, एक स्वयं हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आपको पता होना चाहिए सर। वैसे 70 से 80 स्टैंडर्ड रखा गया, 70-80 के बीच में धड़कता है सर, लेकिन स्टैंडर्ड क्या रखा गया? 72 बार का सर। भ्रूणावस्था में हार्ट बीट कितनी होती है? 150 बार, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 140 से 150 बार प्रति मिनट होती है भ्रूणावस्था में सर, बच्चे के हार्ट की सर। हार्ट एक धड़कन में यानी कि एक बीट में लगभग 70 से 90 ml ब्लड को जो है पंप करता है, यानी प्रति मिनट 4.5 से 5 लीटर। इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर्स जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी भी मेल में, फीमेल में या इन्फेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर कितना रहता है। तो पल्स रेट की बात कर रहे हैं, हार्ट बीट की बात करें हम लोग, तो याद रखिएगा मेल के अंदर जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है अप्रोक्स, ठीक है, यानी क्या फीमेल में ये हार्ट बीट बढ़ जाती है थोड़ी सी, 80 टाइम्स पर मिनट हो जाती है सर, ठीक है। फीमेल जो होती है उनकी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है, मेल के मेजर में थोड़ी हार्ट बीट तेज होती है। चाइल्ड जो होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड के अंदर 90 टाइम्स पर मिनट होते हैं, उनकी हार्ट बीट और भी तेज होती है, ठीक है। जब हम छोटे बच्चे का हार्ट छू के देखते हैं, अपना हार्ट छू के देखते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी हार्ट बीट हमसे ज़्यादा तेज चल रही होती है सर। और इन्फेंट्स यानी न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसकी हार्ट बीट 140 से 150 बार प्रति मिनट होती है अप्रॉक्स, ठीक है। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये हार्ट बीट यानी पल्स रेट की बात थी, इसको ध्यान रखिए, एकदम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सर। आगे हम बात करते हैं, अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जब आपका ह्यूमन हार्ट है, यदि ह्यूमन हार्ट को ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट हम काट दें, तो या ये कहें कि जो हार्ट है, हमारे हार्ट के हिस्सों को सेपरेट करने वाली कौन सी आर्टरीज है। जैसे मैं आपके सामने एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये जो हार्ट है, इस हार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आर्टरीज जा रही है, इस आर्टरीज का नाम है कोरोनरी सीनस। कोरोनरी सीनस क्या करती है? ये जो आर्टरीज है एक तरह से ये डिवाइड कर रही है किसको? हार्ट के ऊपरी और निचले हिस्से को। तो हार्ट के ऊपरी और निचले हिस्से को जो सेपरेट करती है, कौन सी आर्टरीज करती है? कोरोनरी सीनस। क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है कि जो हार्ट का ऊपरी और निचला हिस्सा है उसको अलग अलग करने वाली जो आर्टरी है यानी धमनी है, उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं कोरोनरी सीनस। याद किया, हार्ट अप एंड डाउन पार्ट सेपरेट बाई कोरोनरी सीनस। इसी प्रकार से लेफ्ट राइट की बात करते हैं, तो हार्ट का जो लेफ्ट और राइट पार्ट है, ये राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, तो इनको जो सेपरेट कर रहा है, ये देखिए बीच वाले में, इसे बोलते हैं सेप्टम। तो सेप्टम जो होता है इसको दोनों को सेपरेट करता है, नोट कर लेगा इसको भी, हार्ट लेफ्ट एंड राइट पार्ट सेपरेट बाई सेप्टम। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि हार्ट का ऊपरी और निचला हिस्सा सेपरेट बाई कोरोनरी सीनस, और हार्ट का लेफ्ट और राइट पार्ट है सेपरेट बाई सेप्टर। सॉरी यहाँ गलत लिख गया, सेप्टल, सेप्टम है सॉरी, ठीक है, स्पेलिंग में चेक कर लीजिएगा, यह है सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम। आगे हम बात करते हैं, अब देखिए हार्ट के ऊपर जो आप ये मसल्स देख रहे हैं, ये सारी मसल्स जो आप देख रहे हैं, ये मसल यानी कि आर्टरीज देख रहे हैं, ये वो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। भाई हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए होता है, तो हार्ट की मांसपेशियों को जो ब्लड सप्लाई करती है उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं इसको, कोरोनरी आर्टरीज। अब इन आर्टरीज के अंदर यदि किसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, जो कि बढ़ जाता है सर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, देखिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ठीक है सर, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है यहाँ पर सर। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हार्ट के इन आर्टरीज के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर,
तो उससे ब्लड का प्रवाह प्रॉपर नहीं हो पाता और ब्लड हार्ट की मांसपेशी को नहीं मिल पाता। तो जब हार्ट की मांसपेशी को ब्लड नहीं मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, आपके हार्ट में संकुचन होगा, यानी ये सिकुड़ेगा, जिससे एक भीषण दर्द उठेगा, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक या कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं सर, जिसके पहले घंटे को हम गोल्डन आवर भी कहते हैं सर। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, यानी हमें इसको बिल्कुल सेट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर पल्मोनरी आर्टरी यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो है इसमें ब्लॉकेज होने लगता है। कैसा ब्लॉकेज, देखिए यहाँ देखिए ब्लॉकेज हो रहा है सर। ठीक है, इसके उपचार के लिए बाईपास सर्जरी की जाती है डॉक्टर द्वारा या एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि प्लेटिनम की रिंग होती है, जैसे प्लेटिनम की रिंग है, ये देखो रिंग पड़ी है सर, ये यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ पड़ा है, तो जैसे इस पिन को डाला जाता है इस आर्टरीज के अंदर, तो डाल करके स्प्रिंग खुल जाती है और खुलने के बाद क्या होता है कि जो भी आपका यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है उसको यहाँ से साफ कर देता है। और ये ध्यान का कि जो ये रिंग डाली जा रही है ये कैसी होती है, प्लेटिनम की रिंग होती है सर। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है कि बाईपास सर्जरी में या एंजियोप्लास्टी सर्जरी में जो रिंग डाली जाती है वो रिंग किसकी होती है, कौन धातु की, प्लेटिनम की होती है। क्यों, क्योंकि प्लेटिनम पर जंग नहीं लगता, क्योंकि इस पर किसी तरह का डिपॉजिट नहीं होता, किसी प्रकार का जंग नहीं लगता, इसलिए हम प्लेटिनम की रिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब आपके हड्डी टूट जाती है तो हड्डी के अंदर जो रॉड पड़ती है वो भी प्लेटिनम की ही डाली जाती है, क्योंकि प्लेटिनम अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई डिपॉजिट होने नहीं देता सर। ये भी याद रखिएगा कि पहला घंटा यानी हार्ट अटैक, जिसे आप कार्डिक अरेस्ट भी बोलते हैं, हार्ट अटैक या कार्डिक अरेस्ट का जो पहला घंटा होता है उसे हम बोलते हैं गोल्डन आवर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एंजियोप्लास्टी की जाती है सर। ठीक है, एग्जाम बाइट कोड से दिखाने आपके लिए सर। तार डाल करके कूड़े को निकाला जाता है, सेम इसी प्रकार से डॉक्टर भी स्प्रिंग डाल करके आपके कोलेस्ट्रॉल को हटा देते हैं सर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी जो आर्टरीज है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, ठीक है, फैटी हो जाती हैं, जिससे सर्कुलेशन में दिक्कत आती है सर। ओके, तो ये स्प्रिंग लगाने से क्या होता है कि सर्कुलेशन थोड़ा सा चलता रहता है सर इसके अंदर, लेकिन ये स्थायी इलाज बिल्कुल नहीं है सर। अगर एक बार लगा लिया आपने तो आवश्यकता 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल फिर दोबारा आपको जरूरत पड़ जाए तो आप दोबारा भी लगा सकते हैं। ब्लॉकेज एक जगह हो गया, अगली बार किसी और जगह भी हो सकता है सर। ठीक है, अब देखिए हार्ट चेंबर इन डिफरेंट लिविंग, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए, एसएससी के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि जो अलग अलग जीव हैं, अलग अलग ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनके अंदर हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं कितने होते हैं सर। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा चैम्बर होते हैं कॉकरोच के अंदर। तिलचट्टे में ध्यान रखना, दुनिया में तिलचट्टा एकमात्र ऐसा जीव है जिसके हार्ट में 13 चैम्बर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा चैम्बर होते हैं कॉकरोच में। उसके बाद हनी बी की बात की जाए, हनी बी के अंदर होते हैं 5 चैम्बर्स। है ना, जो मधुमक्खी है उसमें 5 चैम्बर्स होते हैं। मैमल्स ने इसकी बात की जाए, स्तनधारी और पक्षी वर्ग के अंदर उनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जानिए सर, हम लोग भी मैमल्स हैं, हमारे हार्ट के भी 4 चैम्बर्स होते हैं। रेप्टाइल्स की बात किया, सरीसृप की बात की जाए तो 3 होते हैं उनके हार्ट चैम्बर्स। इसको ध्यान रखिएगा। एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियन क्या होते हैं, जो कि जमीन पर और पानी पर दोनों पे चल सकते हैं। तो एम्फीबियन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें हार्ट के चैम्बर होते हैं 3, लेकिन एम्फीबियन ग्रुप में क्रोकोडाइल एकमात्र अपवाद है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्फीबियन ग्रुप में होते हैं 3 चैम्बर, लेकिन सिर्फ क्रोकोडाइल जो कि एम्फीबियन ग्रुप का मेंबर है उसमें 4 आपके चैम्बर्स होते हैं। शार्क और फिश के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन ब्लू व्हेल अपवाद है यहाँ पर सर, उसमें 4 होते हैं सर। देखिए, शार्क और फिश के अंदर 2 हार्ट चैम्बर्स है, लेकिन ब्लू व्हेल में 4 होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और जो आपका अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के अंदर 4 पेयर होते हैं हार्ट के सर। ध्यान रखिएगा, 4 पेयर ऑफ हार्ट के, 4 पेयर ऑफ हार्ट के होते हैं सर, यानी टोटल 8 हार्ट उसके अंदर होते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हैं सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा सर। अब आपके सामने स्फिग्मोमैनोमीटर की मशीन आप देख रहे हैं सर, यानी हम बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, जब आपकी जो नसें हैं, जो आपकी धमनियां हैं, उन पर जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है, यानी ब्लड का जो प्रेशर तेज होता है तो ये तेजी के साथ इसमें प्रेशर फील होता है सर। तो ब्लड आपकी नसों पे पड़ने वाले ब्लड को प्रेशर को ही हम कहते हैं ब्लड प्रेशर सर। ठीक है, डॉक्टर देखा होगा आपका हाथ पकड़ करके वो छू कर देखता है कि आपकी नब्ज कितनी, नब्ज तेज है कि कम है, तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। अब देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है, किसी व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 120 से 80 mmHg होता है, लेकिन इससे ऊपर या नीचे जाने पर आपको हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन कंडीशन हो सकती है। देख लेते हैं कितनी वैल्यू पर होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 140 से 90 mmHg। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 140 वैल्यू जो है ये डायस्टोलिक वैल्यू है
और 90 क्या है आपकी सिस्टोलिक वैल्यू है सर, ठीक है। तो ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक वैल्यू है सर, एक बार हार्ट का फैलना एक बार सिकुड़ना, इतने वैल्यू आपकी निकाल रहा है सर। तो ये हाई ब्लड प्रेशर, देखिए इतनी वैल्यू पे हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन इससे ऊपर क्रॉस होने जो होगा वो कहलाएगा हाइपरटेंशन, यानी इसका मतलब इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, ठीक है, दिक्कत हो सकती है सर। नॉर्मल की बात की जाए तो नॉर्मल होता है आपका बीपी 120/80 mg, यानी 120/80 mg जो होता है, यहाँ पर भी 120 क्या है आपका, ये डायस्टोलिक वैल्यू है, ये थोड़ा मिस्टेक होगी यहाँ से नीचे लिख करके, ठीक है, डायस्टोलिक वैल्यू और ये आपकी सिस्टोलिक वैल्यू है सब। नीचे बात करते हैं क्लियर। लो ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो 1960 mmHg होता है, इससे नीचे जाने का मतलब है कि व्यक्ति को दिक्कत हो जाएगी, इमीडिएट डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी, इससे नीचे जाना मतलब कहलाता है हाइपोटेंशन। तो किसी व्यक्ति का कितना ब्लड प्रेशर हो रहा है उसको मापने के लिए जो मशीन है उसका नाम है सीवियो मैनोमीटर, और ये आपके सामने रखी है सीवियो मैनोमीटर। और इस मशीन को आपने देखा होगा डॉक्टर के पास में कि वो आपके वहाँ पर इस प्रकार से बांध करके आपके ब्लड प्रेशर को यहाँ पर मेजर करते हैं और बताते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आपका करते हैं सर। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम हार्ट के टॉपिक को अच्छे समझ चुके हैं, पूरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे आते हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन है अब उसकी बारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता? नो डाउट हृदय, मांसपेशी, तंत्रिका, जीभ, मध्य, यानी हृदय आंसर बिल्कुल आपका ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आपको बताया था कार्डिक मसल से बना हार्ट, और कार्डिक से बना था कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी आंसर हो जाएगा भाई, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 2, पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था सफल? तो ध्यान ना, इंडिया के अंदर डॉक्टर वेणुगोपाल जी थे, और जबकि वर्ल्ड के अंदर जो थे वो कौन थे? सी बर्नार्ड। तो यहाँ देख लेते हैं, CN बर्नार्ड इज राइट आंसर होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट में किया था उन्होंने सर। अगला, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका आर्टिफिशियल हार्ट है उसका नाम है चार्विक सेविन, और सबसे पहले इस्तेमाल किया था आपका माइकल दिवेकी ने। देख लीजिए कौन से, माइकल दिवेकी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ECG किसकी गतिविधि दर्ज करता है? ECG फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या कार्डियोग्राफ, तो इससे क्या करते हैं? हार्ट की गतिविधि को हम लोग दर्ज करते हैं सर, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हार्ट हृदय का काम क्या है? आप जान सकते हैं कि हृदय का काम एक ही है कि हार्ट का यानी ब्लड को पंप करना, ठीक है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, उसे में एक ही काम है सर, बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। लबडब की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा ये तो हृदय की वजह से होती है उत्पन्न सर, लबडब की साउंड आती है। अगला, मनुष्य शरीर में हृदय को एक बार धड़काने के लिए कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा सर। हार्ट बीट जो होती है, ठीक है ना, हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है? तो याद रखना, मैंने बताया था एक बार डायस्टोलिक एक बार सिस्टोलिक होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। हृदय को एक बार धड़ने में कितना समय लगता है? तो 8 सेकंड बाद दोबारा धड़कता है सर, तो 0.8 सेकंड के लिए रेस्ट लेता है सर वो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम, सिंपल सा आंसर है। महिला का पूछता तो 250 ग्राम था, बच्चे का पूछता तो 20 ग्राम का था सर, ठीक है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? बताया था कितने होते हैं सर? 4 होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और अगर पूछे कि इसमें वाल्व कितने होते हैं, तो वाल्व भी 4 ही होते हैं, डिस्कस कर चुके हैं सर। व्यक्ति की हार्ट बीट कितनी दर कितनी होती है सर? सबको पता है, 70 से 80 बार प्रति मिनट सर, 70 से 80 बार प्रति मिनट, इस पर बात की थी हमने। और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 72 बार प्रति मिनट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। 1 मिनट मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? 72 बार, सबको पता आंसर इसका सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट कितनी बार खुलते हैं बंद होते हैं? तो ध्यान रखना, जो हमारा हार्ट बीट है, हार्ट बीट हम देखा सादा 600 लीटर ब्लड जो है पूरे दिन भर में 24 घंटे में हमारा हार्ट पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसका मतलब कितनी बार हमारी हार्ट बीट यानी कि जो कपाट बंद होते हैं, तो अगर 72 बार का स्टैंडर्ड माना जाए तो एक दिन में यानी 24 घंटे में 1 लाख बार, लगभग 1 लाख बार आपका जो वाल्व है वो खुलते और बंद होते हैं। ध्यान रखिएगा, हृदय के कपाट यानी वाल्व लगभग 1 लाख बार खुलते बंद होते हैं। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो आपको पता है 120/80 यानी नॉर्मल होता है सर, इतना तो पता ही है। ओके, किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? बहुत सिंपल सा है सर, ये तो है ना, हमारी धमनियाँ यानी हमारी नसों के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को, ब्लड का प्रेशर जो होता है उसको रक्तदाब कहा जाता है। रक्तदाब निम्न में से किस में उच्च होता है? अब रक्तदाब की अगर बात किया किस में उच्च होता है, तो आपको मैंने बताया था कि अलिंदों में ब्लड आता है और नीले से ब्लड जाता है, तो नीले के अंदर ज़्यादा तेज होगा प्रेशर सर,
तो ब्लड प्रेशर कहाँ नापते हैं? नीले से नापते हैं सर, ध्यान। तो नीले में ब्लड का प्रेशर उच्च होता है, ऑरेंज में नहीं होता सर। आगे बढ़ते हैं, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो मैंने आपको ये भी बताया था। देखिए एक टॉपिक होगा हमारा हार्मोन्स वाला, जिसमें हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारी बॉडी में जो किडनी है, किडनी के ऊपर चर्बी जैसी रचना है, जिससे हम बोलते हैं हम लोग क्या? एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उससे निकलता है एड्रिनल हार्मोन्स, और वो ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा? तो मैंने बताया था 2 हार्मोन थे। कौन कौन से थे हार्मोन हमारे पास में? एक हार्मोन था थायरोक्सिन और दूसरा आपका एड्रेनलिन। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है? थायरोक्सिन सर इज राइट आंसर होगा। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में किससे बढ़ती है? तो याद रखिएगा, जो हृदय की धड़कन की गति है उसको बढ़ाने के लिए कहते हैं आपके सिम्पैथिक नर्व्स होती है, अनुकंपी तंत्रिका होती है, वो इसके लिए जिम्मेदार होती है सर। अगला, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है सर? ठीक है, तो मानव हृदय तक रक्त कौन पहुंचाता है? तो आपको हार्ट का मैंने पूरा डायग्राम समझाता है, कहाँ से अशुद्ध रक्त आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव हृदय तक, मानव के शरीर हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? तो अशुद्ध आ कहाँ से रहता है? सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से आ रहा था सर। तो देख लीजिए आंसर में क्या होगा सर? ये आता है कहाँ से? फेफड़े की धमनियाँ, इसको नाम दे दिया उन्होंने फेफड़े की धमनियाँ सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फेफड़े की धमनियों को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके आगे ये क्या है? सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा है सर ये। ठीक है, याद रखिएगा सुपीरियर इन्फीरियर कावा, जिसमें अशुद्ध खून आता है सर। ठीक है, और यही शरीर के ऊपरी से और निचले से अशुद्ध खून ला करके मानव हृदय में छोड़ती है सर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो आपको पता है कौन थी सर? पल्मोनरी वेन्स, है ना, फेफड़ों से लाती है सर, पल्मोनरी वेन इज राइट आंसर, पल्मोनरी वेन्स। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली ब्लड वाहिका को क्या कहा जाता है? फेफड़े से, अब फेफड़े से हृदय की ओर ध्यान कीजिए, जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था, फेफड़े से जा रहा है हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या बोलते हैं? उसको भी पल्मोनरी वेन्स ही कहा जाता है सर। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे थोड़ा आंसर गलत है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम होगा पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स करिएगा इसके लिए, जस्ट अ मिनट में कर देता हूँ। ये होगा हमारा पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, इसको यहाँ मैं काट रहा हूँ यहाँ पर, क्यों? फेफड़े से पूछा, फेफड़े से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो ये आंसर गलत होगा, नीचे वाला आंसर देखिए ऑप्शन सी है, ये आंसर सही है। एक्चुअली ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको काट दीजिएगा सर। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न अंगों में लाता है? तो भैया नसें लेकर आती है, सीधी बात है, हमारी जो शरीर की नसें हैं वो जितना भी ब्लड होता है वो हृदय तक काम करती है सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, कौन सा? दाहिना भाग, दाहिना हो गया मतलब कौन सा? आपका राइट पार्ट। तो हार्ट के राइट पार्ट में कौन सा ब्लड बहता है भाई? आपको पता होना चाहिए, शुद्ध, लेफ्ट पार्ट में शुद्ध ब्लड होता है, आपको पता था। निम्नलिखित से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो हृदय संबंधित है भाई, सिंपल सी बात है। पेसमेकर क्या करता है? आपकी हार्ट बीट को शुरू करता है, करंट देता है उसको भाई। पेसमेकर कार्य क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपकी दिल की धड़कन को शुरू करना, यही काम है इसका। इनमें से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? याद कीजिए, मैंने बताया था एसए नोड को कहा जाता है, एसए नोड को कहा जाता है। अगर किसी को क्वेश्चन आंसर लगाने में दिक्कत हो तो पीछे वीडियो करके, यानी वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, हृदय की मरमर यानी फुसफुसाहट निम्न से किसके कारण होती है सर? तो आपको बताया पिकअप वाल्व यानी कि वाल्व्स की कमी कारण होता है सर। ये मरमर की साउंड तभी आती है सर, है ना। और दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है हमें सर? वाल्व में कमी है, सिंपल सी बात है, फॉल्टी वाल्व, इसके बारे में पता चलता है सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी हमारे कवर गए। तो हार्ट का ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमने थ्योरी सेक्शन लगाया, हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए और कोशिश करी इसके अंदर जितने भी पिछले क्वेश्चन आए हैं उन सभी पॉइंट्स को लेकर के इस टॉपिक को तैयार किया गया। और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत यानी कि सक्सेसफुल आपके लिए हो, अच्छा हो आपके लिए सर, कि आप इससे अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएँ, मेरी मेहनत सफल हो जाए उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, आज का जो लेसन है, आज के लेसन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। एग्जाम बाइट लगातार आपके लिए नए नए वीडियोस बना रहा है, बहुत तेज़ी के साथ। हम बहुत जल्दी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लेकर भी आ रहे हैं सर। अब हम एक वीडियो और लॉन्च करने वाले जल्दी से आपके लिए, बैंकिंग पर, फॉरेक्स मार्केट पर। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट लेकर आएंगे, तो जो बैंकिंग स्टूडेंट है वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सर। तो जो भी वीडियो जिसके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम उसके हिसाब से बताएंगे, वैसे लेकर चलेगा। ओके क्लास, थैंक यू, आज के लिए इतना ही सर।